कुछ दिनों से भानगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना मंगल सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा कल्लू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। अरे, आ जाएगा। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में कल्लू के दोस्त रामू ने उसे देखा था। दीवान जी, रामू को बुलवाइए। दीवान करमचंद भानगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। रामू जमींदार के पास आता है। बताओ रामू, तुमने कल्लू को अंतिम बार में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल कल्लू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं। वहां जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसकी गाय भागती आई है और फिर वह गन्ने के खेत में चला गया। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में रामू को खोजते हैं, लेकिन ना तो रामू और ना ही उसका गाय कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि भानगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक भानगढ़ के करीब 24 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक? मेरा रामू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारे दुख को समझ रहा हूं, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी लल्लू धोबी दौड़ता हुआ आता है। अरे जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा, और उस बवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और कल्लू अपनी गाय के साथ दिखाई दिए। क्या बकते हो लल्लू? हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं। हमें तो वहां कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो बवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वो नीले धुएं में बदल गया। तभी वहां इंस्पेक्टर भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलवाने वाले थे। आपको गांव में घट रही घटना के बारे में। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी अभी लल्लू धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें यह भी पता है, कांस्टेबल चिंटू और पिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ पांडे भी वहां आ जाता है। अरे, मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं, ताकि कोई आगे कांड ना हो। सही सोचा सेठ जी आपने। उधर कांस्टेबल चिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। बताओ, हम लोग क्या भूत भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? हाँ भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भैया, लो चुनौती, पहले खैनी रगड़ो, फिर खाके सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में चिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। अरे चिंटू, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों आ गए? भाई, मुझे पेशाब लगी है। अबे, तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। वैसी बात नहीं है। दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना। मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता है। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो, टॉर्च लेकर चलते हैं। चिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है।
उसे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहां से काली बिल्ली चिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। भैया बचाओ बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराया अभी। अरे, वो तो काली बिल्ली थी। मैंने भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है। चल, उतर जा। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज के साथ चिंटू और डर जाता है। दोनों कांस्टेबल चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और एक ही खटिया पर सोने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डर के मारे दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी एक बार फिर बादल गरजता है और हवा से झोपड़ी के ऊपर रखा टीन नीचे गिर जाता है। चिंटू भूत भूत करते हुए खटिया से उठकर बाहर भाग जाता है। अरे चिंटू, किधर जा रहा है? रुक रुक जा मेरे भाई। तुम भी जल्दी भागो वहां से, भूत है वहां। भूत है, मैं जा रहा हूं थाने में। तुम भी भागो वहां से। पर मेरे भाई, गांव तो इधर है। उधर तो गन्ने का खेत है। उधर नहीं जाना। प्लीज लौट आओ। मेरी बात मानो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? लेकिन चिंटू डर के मारे पिंटू की एक बात नहीं सुनता और गन्ने के खेत की ओर भाग जाता है। पिंटू थक हार कर थाने लौट आता है और इंस्पेक्टर को सारी घटना बताता है। सुबह में सभी लोग कांस्टेबल चिंटू को खोजने गन्ने के खेत में जाते हैं, लेकिन चिंटू का कहीं अता पता नहीं मिलता। इंस्पेक्टर साहब, आपने बोला था कि हमने 2 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के पास लगा दिए हैं, लेकिन अब तो कांस्टेबल भी गायब हो गया। अब क्या किया जाए? जमींदार साहब, मेरी बात मानो। अब हमें अघोरियों की मदद लेनी होगी। तब पता चलेगा कि इस गन्ने के खेत का राज क्या है। पिछले 12 साल में मिलाकर 24 आदमी और पता नहीं कितने जानवर इस गन्ने के खेत में गायब हो चुके हैं। शमशान से एक अघोरी को बुलाया जाता है। वो हड्डी को खोपड़ी में मारकर कुछ सुनने की कोशिश करता है और बताता है। जय महाकाल। मेरी तिलिया शमशान की खोपड़ी बता रहा है कि आज से करीब 12 साल पहले इस गन्ने के खेत में किसी पुजारी की हत्या करके गाड़ दिया गया था। उसी पुजारी की अतिरिक्त आत्मा अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। हमारे गांव में आज तक किसी पुजारी की हत्या तो नहीं हुई है। हाँ, 12 साल पहले हमारे गांव के मुख्य पुजारी मंदिर से भगवान का सोने का सारा गहना मुकुट लेकर भाग जरूर गया था। मूर्ख, वो भागा नहीं था, उसकी हत्या की गई थी। आज भी हत्यारा यहीं कहीं है। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती तब तक इसी तरह इस गांव के आदमी लापता होते जाएंगे। गांव के सभी लोगों को यहां इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, सभी लोग आ गए हैं। नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है। वह बीमार भी नहीं है। सर, सेठ पांडे सिर्फ नहीं आए हैं। उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ पांडे को बुलाकर लाइए। सेठ पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। हाँ महाराज, अब आप अपना अभी ये तेलिया शमशान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहां ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगी। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब में विश्वास नहीं। मैं चलता हूं। मंत्री जी के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शहर में। अरे, मैं फोन कर दूंगा मंत्री जी को। वो मेरे जान पहचान के हैं। आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक अघोरी की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा सेठ पांडे के पास आकर रुक जाती है। अघोरी, ये क्या मजाक है? हटाओ इसे यहां से। शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूं। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहनों और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था, तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुंच गया, जहां मैं गहनों को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की, लेकिन वह नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ पांडे बन गया। इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं? इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू को इशारा मिलते ही
तुरंत सेठ पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोरी की अग्नि में पंडित की शापित आत्मा आ जाती है। उसके बाद पुजारी की आत्मा पांडे को अपने तेज तर्रार दांतों से पकड़कर हवा में लटका देती है और थोड़ी देर में ही उसको मार डालती है। इसके बाद आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अघोरी के कहने पर उस गन्ने के खेत को जलाकर पुजारी जी की याद में एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया जाता है।